नमस्कार। मैं प्रोफेसर के गुप्ता, बटमूल आश्रम कॉलेज सालेहोना महापल्ली, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से आज मैं बताने जा रहा हूँ वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण की विशेषताएं, उसका अर्थ, लाभ, हानि इत्यादि को मैं आज यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो हम देखते हैं वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण को एक पूरी दुनिया को एक भूमंडलीय गांव, ग्लोबल विलेज की तरह देखा जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज वर्तमान में पूरा विश्व सिकुड़ चुका है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो दुनिया है उसमें जितने भी निवास करने वाले लोग हैं आपस में जुड़ चुके हैं। वर्तमान समय में सूचना एवं संचार के साधनों के माध्यम से हम या पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी को ही हम ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में आज वैश्वीकरण की जो धारणा है उसका व्यापक प्रयोग होने लगा है। इसका प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। वैसे इसका प्रयोग अधिकतर आर्थिक एवं व्यापारिक प्रक्रियाओं के संबंध में दिखाई देता है, परंतु वस्तुतः यह विश्व के सभी भागों में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने की एक व्यापक प्रक्रिया भी कह सकते हैं। इस अवधारणा का लक्ष्य है कि विश्व के सभी लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं समानता, प्रजातंत्र, पारस्परिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान, अंतर्राष्ट्रीयतावाद, मुक्त बाजार एवं आर्थिक संबंधों की सुविधाएं, इन सब का लाभ प्राप्त होने लगे हैं सभी राज्यों को। विश्व के सभी मानव अपनी अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक विविधताएं एवं विशिष्टताओं को बनाए रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, राजनीतिक, आर्थिक, इन सभी प्रकार के संबंध मुक्त रूप से यानी स्वतंत्र रूप से बनाने का प्रयास कर रहे हैं या बना रहे हैं। हर राज्य एक दूसरे को सिखाते हैं, दूसरे से सीखते हैं और इस तरह अधिक सुविधाओं एवं लाभों का समग्र मानवता के विकास में, जिसमें उसका स्वयं का विकास समाविष्ट होगा, ऐसे कार्यों को वे करते जाते हैं। तो हम पहले देखते हैं वैश्वीकरण का अर्थ। वैश्वीकरण एक रूपता एवं समरूपता की वह प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण विश्व सिमट कर एक हो जाता है। पहले ही बताया कि यह पूरा विश्व जो है सिमट कर एक हो जाता है। देश की सीमाओं के बाहर, प्रत्येक देश के सीमाओं के बाहर अन्य देशों में वस्तुओं, सेवाओं, जानकारी, ज्ञान आदि का पारस्परिक आदान प्रदान या लेन देन, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग ही, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग ही वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि पूरी दुनिया को एक भूमंडलीय गांव, ग्लोबल विलेज मानना ही वैश्वीकरण है। वैसे हर विचारक, हर विद्वान अपना अपना तर्क इस संबंध में भी देते हैं। हम पहले ही जानते हैं कि जैसे कोई भी विषय क्यों ना हो, हर विद्वान अपना अपना मत उस विषय में
देते हैं। वैसे ही वैश्वीकरण के संबंध में भी अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं दी गई है। तो यहां पे कुछ परिभाषाएं देखते हैं। सर्वप्रथम एडवर्ड एम हरमन के अनुसार, एडवर्ड एम हरमन, इन्होंने वैश्वीकरण, एडवर्ड एम हरमन के अनुसार वैश्वीकरण विभिन्न सीमाओं के आर पार कंपनियों के फैलाव की एक सक्रिय प्रक्रिया भी है तथा साथ ही पार सीमा पार सुविधाओं और आर्थिक संबंधों की एक संरचना भी है जिसका लगातार विकास हो रहा है तथा इस विकास के साथ परिवर्तन भी होता रहा है। सही बात है। हर राज्य दूसरे राज्यों के साथ विभिन्न कंपनियों का आदान प्रदान किया जाता है या सीमा पार हम अपनी कंपनियों को दूसरे राज्यों में या दूसरे राज्य की कंपनी अपने राज्यों में स्थापित होते हैं। ये आर्थिक आधार पर एक राज्य दूसरे राज्य के साथ ऐसा सहयोग का कार्य करते हैं। दूसरा परिभाषा दिया गया है हिरोड, थापेल और रॉबर्ट के अनुसार। इनके अनुसार ग्लोबलाइजेशन उस प्रक्रिया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को एक काल्पनिक एकीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था में ले जाने की असमान एवं अंतरपूर्ण प्रक्रिया शामिल होती है, जिसको या इसी के नाम को ही वैश्वीकरण का एक अपूर्ण नाम कहा है। अगला बेदालिस तथा स्मिथ के अनुसार, बेदालिस तथा स्मिथ के अनुसार कहा गया है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपेक्षाकृत सामाजिक संबंध दूरी रहित तथा सीमा रहित गुण ग्रहण करते हैं। अगला एक परिभाषा दिए गए हैं डॉक्टर बिमल जालन के अनुसार। डॉक्टर बिमल जालान जी कहते हैं कि वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग कई अर्थों में हुआ है। वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग कई अर्थों में हुआ है। एक अर्थ यह है कि अब राष्ट्रों के मध्य भौगोलिक दूरी बेमानी हो गई है। कहने का मतलब भौगोलिक दूरी बहुत ही सिमट चुकी है। इतनी सिमट गई है कि अब कोई भी देश अपने नुकसान पर ही अलग थलग रह सकता है। अगर किसी देश को दूसरे देश से नुकसान होती है तो वह वहां से अलग थलग हो सकता है। वैश्वीकरण का दूसरा अर्थ यह भी लिया जाता है कि देशी या राष्ट्रीय हितों के स्थान पर दूसरे देशों के हितों एवं बहुराष्ट्रीय नियमों के माध्यम से विकास के अन्य राष्ट्रों में प्रभाव फैलाती है। व्यापारिक शर्तें भी उनके ही हितों का अधिक संवर्धन करती है। ये कहना है डॉक्टर बिमल जालान का। इन विभिन्न परिभाषाओं के द्वारा हम वैश्वीकरण को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं में आर्थिक एवं व्यापारिक तत्वों का अधिक जोर दिखाई पड़ता है। जितना भी परिभाषाएं दी गई है उसमें आर्थिक और व्यापारिक, हर राज्य दूसरे राज्य के साथ आर्थिक और व्यापारिक तौर पर ही ज्यादा करके जुड़े हुए हैं। पूरा विश्व में हर राज्य अपने राष्ट्र के हित के लिए ही दूसरे राज्य में अपने आर्थिक व्यवसाय करते हैं या व्यापारिक संबंध बनाते हैं। आगे देखते हैं वैश्वीकरण की विशिष्टताएं। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। वैश्वीकरण की विशेषताएं। आज हम जिस वैश्वीकरण की चर्चा कर रहे हैं उसका प्रारंभ 20वीं शताब्दी के 70वें दशक में हुआ और इसकी योजना ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, अमेरिका आदि ने मिलकर बनाई है। इसके अनुसार पूरी दुनिया में विनिवेश एवं व्यापार के लिए मुक्त वातावरण बनाना चाहिए। इस प्रकार से मुक्त बाजार से विकास दर में वृद्धि होगी और राष्ट्रों की निर्भरता में
कमी होगी, यानी कि जो निर्धन राष्ट्र हैं वह ज्यादा से ज्यादा अमीर राज्य बनने का प्रयास कर सकते हैं, या यह कह सकते हैं कि निर्धनता की कमी या बढ़ती हुई संप्रभुता प्रजातंत्र को विकसित करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी जो विशेषताएं हैं। पहला विशेषता यह कह सकते हैं कि आज जो विश्व की भौगोलिक दूरियां हैं वह सिमट गई है। जब से ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण को अपनाने लगे हैं तो हमारी जो भौगोलिक दूरियां हैं वह सिमट चुकी हैं, यानी कि हम एक राज्य दूसरे राज्य के साथ बहुत ज्यादा जुड़ चुके हैं। क्योंकि यातायात एवं संचार के साधनों में क्रांतिकारी विकास हुआ है, उसमें मानव पहुंच को अत्यधिक तीव्रगामी बना दिया है। हम एक दूसरे राज्य के साथ जुड़ने का जो सफल हो सके हैं वह है संचार एवं यातायात के साधनों की क्रांतिकारी विकास का परिणाम। आज हम जीवन के हर क्षेत्र में इंटरनेट, हर कोई जानता है इंटरनेट और कंप्यूटर का हम प्रयोग करते हैं या उससे हम जुड़ चुके हैं। विश्व के हर राज्य के हर नागरिक, लगभग अधिकतर नागरिक इंटरनेट और कंप्यूटर या मोबाइल का प्रयोग करते हैं। मनुष्य आसानी से कहीं भी सुगमता से पहुंच सकते हैं। आज हम पल भर में एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंच सकते हैं। हम किसी भी राज्य में व्यापार, तकनीक, सेवा के क्षेत्र आदि की विश्व भर में आसान से पहुंच सकते हैं और ऐसे कार्य दूसरे राज्यों के साथ कर सकते हैं। दूसरी विशेषताएं कि हम एक ग्लोबल संस्कृति को भी विकसित एवं फैलता हुआ देख रहे हैं। पूरा विश्व की एक संस्कृति, हर राज्य की अपनी अपनी, हर समाज की अपनी अपनी संस्कृति होती है। वैसे हम पूरे विश्व को एक परिवार या एक ग्लोबल विलेज मानते हैं, तो हमारा भी एक वैश्विक संस्कृति विकसित होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दूर दराज पहुंच से पैदा हो रही है। और उसका परिणाम क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अभी हम पल भर में कहीं भी किसी भी राज्य के समाचार को तुरंत अपन, या कहीं भी कुछ भी घटनाएं घटती है तो तत्काल हम उसको पता चल जाता है। वर्तमान में जो महामारी का संकट आया है, कोरोना संकट, यह पूरा विश्व को अपने चपेट में ले लिया है। पूरे ग्लोबल को वह प्रभावित कर रहा है, जिसकी सूचना हमको तत्काल इसी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाओं के माध्यम से प्राप्त होती है। अगला विशेषताएं हैं कि लोग बड़ी संख्या में अपने श्रम के द्वारा जीविकोपार्जन के लिए सीमा पार प्रवास करने लगे हैं। जिस व्यक्ति में जिस प्रकार की योग्यता होती है, उनकी उस योग्यता की कद्र करने वाले राज्यों पर वे प्रवास करने लगते हैं। सही बात है, जहां पे जिसकी योग्यता ज्यादा कामयाब होती है वहां पे वह व्यक्ति जाकर वहां पे अपना कार्य करने लगता है। वैसे ही लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों पर या सीमा पार प्रवास करने लगे हैं। 21वीं सदी के प्रारंभ में ही ऐसे श्रम बाजार के प्रवासियों की वार्षिक संख्या लगभग 15 करोड़ तक पहुंच गई है। इसके लिए श्रम निर्यातक देशों में अनेक एजेंसियां विकसित की गई हैं या हो गई हैं, जो कि वैध और अवैध तरीकों से लोगों को एक दूसरे देशों में काम करवाने या दिलवाने का काम करते हैं। ये एजेंसियों के माध्यम से हर व्यक्ति या कई व्यक्ति दूसरे देशों में जाकर अपना जीविकोपार्जन संबंधित कार्य को करते हैं। अगला हम कह सकते हैं शिक्षा का वैश्विक अति व्यापक बन गया है। शिक्षा का भी वैश्वीकरण अति व्यापक बन गया है। वर्तमान में ऐसा कोई भी एजुकेशन नहीं है जिसको कोई एक राज्य अपने में छुपाए रखा हो। सभी प्रकार की शिक्षा या एजुकेशन से संबंधित सामग्री हर राज्य को प्रोवाइड की गई है। और यह जहां सबसे पहले इंग्लैंड, अमेरिका सरी के औद्योगिकीकृत देशों में उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए विकासशील देशों के विद्यार्थी जाकर
वहीं कार्य करने लगते थे। ऐसा नहीं है कि जो पूंजीपति देश है या उदारीकृत देश है वहाँ पे शिक्षित नहीं है। अधिकतर जो विकासशील देश हैं वहाँ के भी जो विद्यार्थी हैं वहाँ जाकर अपना सहयोग या योगदान देते हैं। वहीं आजकल विकासशील देशों की शिक्षा के सभी क्षेत्रों का स्तर काफी ऊंचा उठ गया है। विकासशील देशों में विद्यार्थियों की जो योग्यताएं हैं उसका भी उपयोग करते हुए सभी क्षेत्रों में उसका भी ऊंचा स्तर उठाने का प्रयास किया जा रहा है। इनसे निकले विद्यार्थियों को विश्व में कहीं भी रोजगार उपलब्ध होने लगा है। तकनीकी से संबंधित जितने भी विद्यार्थी हैं वो जो सफल होते हैं उनको विश्व के किसी भी कोने में उससे संबंधित रोजगार उनको मिल जाती है। अगला हम पॉइंट के रूप में कह सकते हैं कि आज विभिन्न पेशों के कुशल कार्यकर्ता भी विदेशों के धनाकर्षण के शिकार बनते जा रहे हैं। क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या शिक्षाविद आदि। आज तो वकील, अकाउंटेंट, वास्तुविद, प्रबंधक, बैंकर, संचार विशेषज्ञ आदि भी विदेशों को भागने लगे हैं, क्योंकि विदेशों में ज्यादा आय कमाने का जरिया मिलता है। इसलिए ये जितने भी प्रकार के वकील, अकाउंटेंट, प्रबंधक, बैंकर, संचार विशेषज्ञ, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षाविद सभी प्रकार के लोग विदेशों में प्रवास करने का प्रयास हमेशा करते आ रहे हैं। अगली विशेषताओं के रूप में हम कह सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय जो निगम जो पहले केवल उपभोक्ता वस्तुएं, सेवाएं एवं तकनीकी देती थी, अब पूंजी एवं रोजगार प्रदान करने वाली एवं इनका प्रबंधन करने वाली प्रमुख कारकों की भूमिका निभाने लगी है। आज अनेक गैर सरकारी एवं मानवतावादी संगठन विश्व के सभी देशों में विशिष्ट क्षेत्रों में सेवा कार्य करने में लगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के अति तीव्र विकास एवं पर्यटन के व्यवसायीकरण ने भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने का प्रमुख जरिया बन चुका है। आज एक राष्ट्र अपनी संस्कृति की विशेषताओं का प्रदर्शन दूसरे राष्ट्रों में विभिन्न सांस्कृतिक समारोह के माध्यम से करता आ रहा है और दूसरों राष्ट्रों को अपने राष्ट्रों में अनुमति भी देता है। पहले से ही बता चुका हूं कि हर राष्ट्र आदान प्रदान सभी क्षेत्रों में करने लगे हैं। इसलिए जिस दूसरा राष्ट्र भी अपने राष्ट्र में दूसरे राष्ट्र के लोगों को अनुमति प्रदान करता है। इसके अलावा संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे संगीत, वाद्य संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि क्षेत्रों में भी अशासकीय स्तरों पर भी व्यापक आवाजाही का प्रभाव बना हुआ है। यहां तक कि सिम्फनी के अति सुरक्षित पाश्चात्य क्षेत्र में भी भारतीय संगीत ने प्रवेश पा लिया है। अब देखते हैं वैश्वीकरण से हमको क्या लाभ मिलता है या वैश्वीकरण के लाभ या इसके पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। वैश्वीकरण से हमको बहुत सारे लाभ मिलती है। जैसे हम पहला कह सकते हैं कि विकास में सहायक। वैश्वीकरण के समर्थकों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर या वैश्वीकरण के विश्व के सभी राष्ट्रों एवं समाजों सहित अंतिम रूप से मानव के बहुमुखी विकास में सहायक होता है। सभी राष्ट्र, सभी समाज अंतिम रूप से मानव के विकास या मानव के अपने चहुमुखी विकास को प्राप्त करने का ही साधन माने हैं, या हर राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य होता है अपने राष्ट्र का हित। राष्ट्र के हित कहेंगे तो वहां पर निवास करने वाले मानव की बहुमुखी विकास होना। यानी कि हम कह सकते हैं कि विकास की अनवरत चलने वाली प्रक्रिया भी
वैश्वीकरण के माध्यम से दिशा एवं तेजी प्राप्त करती है। दूसरी लाभ हम कह सकते हैं एकता का प्रतीक। वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीयतावाद का प्रमुख व्यवहारिक कारक है और यह अंतर्राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनता जा रहा है। वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व या विश्व के राज्य एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं और आपस में वे राष्ट्रवाद एवं सुरक्षा सहित संकुचित धारणाओं का निषेध भी करते हैं और पूरा विश्व एकता और भाईचारे की भावना का विकास कर विश्व शांति को मजबूत बनाने का या विश्व शांति को मजबूत आधार देने का प्रयास या उसका निर्माण करता है। इस तरह से यह विश्व मानवता के लिए मानवतावादी मूल्यों को प्रोत्साहित करता है। यानी कि यहाँ पे पूरे विश्व में एकता देखने को मिलती है, यानी कि यह वैश्वीकरण जो है वह एकता का एक प्रतीक माना जाता है। अगला पॉइंट है बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए फायदेमंद। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए फायदेमंद। वैश्वीकरण से इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बहुत ही सस्ता श्रम एवं सस्ते तकनीकी कार्यकर्ता एवं प्रबंधक आसानी से मिल जाते हैं, सस्ते में, जिसका बड़ी संख्या में उनकी लाभ में वृद्धि होती है। यानी कि ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनको कच्चा माल या सस्ता श्रम, सस्ते तकनीकी कार्यकर्ता या प्रबंधक जो है वह सस्ते दामों में मिल जाते हैं, जिसका वह ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। उन्होंने उत्पादकता के लाभ के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया है। उत्पादकता का बड़ा हिस्सा में ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा है। इसके अलावा अनेक विकासशील देशों में लाभप्रद पूंजीपतियों के द्वारा भी तकनीकी जानकारी देकर लाभ कमाते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं में कुछ विशिष्ट लोगों या वर्गों की आमदनी बहुत बड़ी है, जिनको ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां कह सकते हैं, उनको ही ज्यादा फायदेमंद हुआ है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का विकास। वैश्वीकरण में अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता को भी काफी बढ़ावा दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीयता का स्वाभाविक विकास हुआ है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता बढ़ने लगी है एवं संकुचित राष्ट्रीयता का पतन भी होने लगा है। अगला पॉइंट, वैश्वीकरण एक स्वाभाविक एवं विकासशील प्रक्रिया है। सही बात है। वैश्वीकरण के समर्थक वैश्वीकरण को एक स्वाभाविक और अवश्यमय प्रक्रिया बतलाते हैं। यह सतत विकासशील यानी कि स्वभाव से ही आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है विश्व व्यापार का उचित दिशा निर्देश। विश्व या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उचित दिशा निर्देश। विश्व व्यापार संगठन आज वैश्वीकरण का एक प्रमुख उपकरण बन गया है। उसका उद्देश्य ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उचित दिशा निर्देश प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था विकसित करना है जिसमें राष्ट्रों का आर्थिक शोषण न हो और वे स्वतंत्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सभी लाभों का अर्जन कर सकें। अब यहां पे देखते हैं वैश्वीकरण की हानियां या उसके विपक्ष में तर्क, जहां पे हम किसी भी विषय से या किसी भी वस्तुओं से लाभ मिलती है, उसकी कुछ न कुछ हानियां भी हमको मिलती है, या उसके कुछ न कुछ जहां पे गुण होती है उसके दोष देखने को मिलते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे वैश्वीकरण के कुछ दोष या विपक्ष में तर्क प्रस्तुत किया गया है। पहला है विकसित देशों की विचारधारा।
आलोचक यह मानते हैं कि वैश्वीकरण का मूल रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों या निगमों द्वारा ही प्रेरित कार्यक्रम है। साथ ही यह विकसित देशों की एक ऐसी विचारधारा है जिसके माध्यम से वे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का हमेशा प्रयास करना चाहते हैं। दूसरा, उत्पादकता एवं निवेश में गिरावट। उत्पादकता एवं निवेश में गिरावट। वैश्वीकरण के विकास के साथ देशों की उत्पादकता एवं दरों एवं पूंजी निवेश दरों में गिरावट भी देखी जा रही है। वित्तीय प्रवाह की नई व्यवस्था ने ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। परिणाम स्वरूप विकासशील देश इससे अधिक प्रभावित हुए हैं और अनेक देशों की सकल उत्पादकता में बहुत कमी आई है। अगला पॉइंट, आमदनी की असमानताएं। आमदनी की असमानताएं वैश्वीकरण की एक दोष यह कह सकते हैं कि ये जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है इसमें बहुराष्ट्रीय निगमों एवं बड़ी कंपनियों को तो आमदनी बहुत ज़्यादा देती है, परंतु बहुसंख्यक के लिए परिणाम स्वरूप बहुत ही लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विश्व के अमीर देशों को और अमीर बनाता है और गरीबों को और गरीब बनाता है। अगला पॉइंट है वित्तीय तरलता। वैश्वीकरण की मुख्य व्यापार एवं बाजार मूल्यों पर लेन देन ने वित्तीय तरलता पैदा कर दी है। ऐसे कारण पैदा होते जा रहे हैं कि वित्तीय संकट अधिकाधिक चुनौतीपूर्ण बनते जा रहे हैं। वर्तमान में एक और व्यापक निजीकरण तो दूसरी ओर नियमन व्यवस्था के बीच दूरी बढ़ती जा रही है, जिससे आर्थिक संकट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगला पॉइंट, थोपी हुई व्यवस्था। आलोचकों का कहना है कि ये जो वैश्वीकरण है यह एक थोपी हुई व्यवस्था है। उनका कहना है कि वैश्वीकरण कोई एक स्वाभाविक या प्राकृतिक विकास का परिणाम या व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह आर्थिक शक्ति के आधार पर एक थोपी हुई व्यवस्था है जो पूंजीपतियों देशों के द्वारा इसको थोपी गई है। अगला दोष हम कह सकते हैं अलोकतंत्रीय। अलोकतंत्रीय, लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक। यह जो वैश्वीकरण है यह लोकतांत्रिक नहीं है, यानी कि इसमें एक विशिष्ट वर्ग को ही संरक्षक मिलता है, सभी को समान अवसर नहीं मिलती है। लोकतंत्र की बाहरी दिखावा बनाकर वैश्वीकरण ने गैर योजनाबद्ध प्रभावों के द्वारा कल्याणकारी राज्यों के प्रभावों को कम करने का कार्य किया है, यानी कि यह एक अलोकतंत्रीय कहा जा सकता है। अगला वैश्वीकरण का दोष व्यापार का राजनीति पर दबाव। वैश्वीकरण ने प्रत्येक देश में प्रजातांत्रिक निर्वाचनों में राजनीतिक दलों पर व्यापारिक वर्गों का निर्णायक प्रभाव बना दिया है। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं बड़े निगमों ने व्यापक प्रजातंत्र के द्वारा लोगों को बड़े पैमाने पर गुमराह करने का काम किया है और इन बहुसंख्यकों के हितों के विपरीत ऐसी नीतियों को स्वीकार करवाया है जिसमें परोक्ष रूप से उसके स्वार्थों की ही प्राप्ति होती है। आज इस प्रकार इसे लोकतंत्र को सराहनीय बनाने में वैश्वीकरण का बड़ा योगदान भी कहा जा सकता है। अगला दोष है तृतीय विश्व के देशों की अर्थव्यवस्थाओं की क्षति। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किए गए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समझौतों ने विशिष्ट वर्गों एवं संपन्न देशों के हितों की ही प्राप्ति कराई है। इसमें जितने भी नए राज्य न स्वतंत्र राज्य आने लगे, जिसको कि अपन तृतीय विश्व के देश कहते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था में क्षति ही
या उनको नुकसान उठाना पड़ा है। विश्व व्यापार संगठन, न्यू गेट, नाफ्टर आदि समझौतों ने इन्हीं के हितों को ही महत्व दिया है। किनके? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विशिष्ट वर्गों के या संपन्न देशों के हितों को ही वह महत्व दिया है। इसीलिए आज अधिकांश तृतीय विश्व वित्तीय संकट से गुजर रहा है। अगला दोष के रूप में कह सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अनुत्तरदायी भूमिका। इसमें उनको केवल अपने ही हितों की चिंता है, बाकी दूसरे देशों के हितों के वो चिंता नहीं करते हैं। यानी कि यह कर सकते हैं कि बड़े बड़े राज्यों या बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उनकी अनुत्तरदायी भूमिका देखने को मिलती है। और लास्ट है उत्पादकता बढ़ाने में असफल। वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है अपने सारे लक्ष्यों एवं प्रचारों के बावजूद उत्पादकता को बढ़ाने में सफल हासिल नहीं कर पाया। एक और तो मुक्त व्यापार की बात कहकर विकासशील कमजोर देशों में मुक्त व्यापार की बात कहते हुए विकासशील कमजोर देशों में संरक्षणों को समाप्त करवा दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर संपन्न देश अपने विशिष्ट वर्गों के हितों की रक्षा के लिए स्वयं संरक्षण का सहारा ले लेते हैं। यानी कि यहाँ पे जो उत्पादकता है उसको बढ़ाने में सफल हासिल नहीं हो पाता है। तो ये है वैश्वीकरण के दोष। यहाँ पे जितने भी गुण हैं और दोष हैं, अगर उसको हम विवरण किया जाता है तो हर विषय कुछ न कुछ दोष होते हैं, लेकिन इसका ये दोष होने के बावजूद भी वर्तमान समय में ये जो ग्लोबलाइजेशन है या जो वैश्वीकरण है उसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है या उसकी उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा है और उसका पूरी दुनिया उसका उपयोग कर रहे हैं। धन्यवाद।